हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार मित्रों, आज अपन नया वीडियो देखते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र में देखें तो पहले उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन होता है शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है उत्सर्जन। दोबारा देखना, शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है उत्सर्जन। और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों की बात करें तो मानव शरीर में अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा हो गया? यूरिया। तो यूरिया को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को भी अपन क्या कह सकते हैं? उत्सर्जन कह सकते हैं। इस उत्सर्जन में अनेक अंग शामिल होते हैं और उन अंगों को कहते हैं उत्सर्जी अंग। क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग। और ये सभी उत्सर्जी अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। उस तंत्र को अपन कहते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। आज अपन मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना और क्रियाविधि को पढ़ेंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना में देखें तो उदर गुहा में पीठ की ओर एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? वृक्क पाए जाते हैं। ये दूसरा वृक्क है। वर्गीकरण के रूप में अपन देखें तो इसे अपन कह सकते हैं दायां वृक्क और ये हो जाएगा बायां वृक्क। इन वृक्कों से एक वाहिनी निकली रहती है। इस वाहिनी को अपन कहते हैं मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनी है। इसका दूसरा सिरा मूत्राशय से जुड़ा रहता है। मूत्राशय एक थैलेनुमा अंग होता है। ये मूत्राशय है, आगे चलकर मूत्र मार्ग से जुड़ा रहता है। दूसरी तरफ देखें अपन, यहां पर ये महाशिरा और दूसरी होती है महाधमनी। महाधमनी और महाशिरा से एक एक वाहिनी निकलकर दोनों ओर के वृक्कों से जुड़ी रहती है। इन्हें क्रम से कहा जाता है वृक्क शिरा और इसे कहा जाता है वृक्क धमनी, जहां से होकर दोनों वृक्कों को रक्त की सप्लाई होती रहती है। इसको अपन देखें, इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है, अर्थात यूरिया युक्त जल का निर्माण होता है। उससे ये मूत्र वाहिनी द्वारा कहां पहुंचाया जाता है? मूत्राशय में। और मूत्राशय में एकत्रित होता है। एकत्रित होने के बाद में स्वैच्छिक क्रिया द्वारा मूत्र मार्ग द्वारा इसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब मूत्र का निर्माण कहां पर हुआ है? वृक्क में। तो अपन पहले वृक्क की संरचना देखें और उसके बाद में मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है ये अपन अध्ययन करें। इससे पहले अपन देखें वृक्क की संरचना। वृक्क एक सेम के बीज के आकार का होता है। सेम का बीज होता है, जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। इसमें दो भाग होते हैं। एक बाहरी भाग, इसे अपन कहते हैं कॉर्टेक्स, या अपन इसे हिंदी में कह सकते हैं वलकूट। क्या कहते हैं? वलकूट। और ये अंदर का भाग है, इसे अपन कहते हैं मध्यांश। मध्यांश या मेडुला। मध्यांश या मेडुला कहते हैं। इस मेडुला भाग में अनेक पिरामिड होते हैं, लगभग होते हैं 8 से 10। इनको कहा जाता है वृक्क पिरामिड।
इन पिरामिडों में अनेक वृक्काणु होते हैं। पिरामिडों में क्या होते हैं? वृक्काणु। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं, वृक्काणु की बात करें, वृक्काणु होता है वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। क्या होती है? वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। सामान्यतः 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है वृक्काणु, या इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। इसी से बनी हुई होती है इसकी पूरी संरचना। और मुख्यतः देखा जाए तो मूत्र का निर्माण भी किसके द्वारा होता है? वृक्काणु के द्वारा ही होता है। इस संरचना को आप दे सकते हो, बाहर की ओर कार्टेक्स है, अंदर की ओर मेडुला है। मेडुला भाग किससे बना हुआ होता है? पिरामिड। अनेक पिरामिड होते हैं। इसके बाहर की ओर ये जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इस भाग को अपन कहते हैं पेल्विस, जिससे होकर मूत्र, सभी पिरामिडों का मूत्र है एक जगह मूत्र वाहिनी में इकट्ठा होता रहता है। यहाँ पर ये बाहर की ओर खांच दिखाई देती है, इसे कहते हैं अपन हाइलम। इस खांच को अपन क्या कहते हैं? हाइलम। इस हाइलम से पास में जुड़ी हुई रहती है मूत्र वाहिनी। जैसा अपन ने पीछे वाले इस चित्र में देखा था, ये वृक्क के साथ में कौन सी वाहिनी जुड़ी हुई रहती है? मूत्र वाहिनी। वो मूत्र वाहिनी इस प्रकार से जुड़ी रहती है। अब अपन आगे देखें वृक्काणु की संरचना। मुख्यतः मूत्र का निर्माण कहां पर होता है? वृक्काणु में। तो वृक्काणु की संरचना व क्रियाविधि अपन देखें। वृक्काणु में मुंह की तरफ एक प्याले नुमा संरचना होती है। ये प्याले नुमा संरचना कहलाती है बोमेन संपुट। क्या कहलाती है? बोमेन संपुट। ये आगे चलकर कुंडलित नलिका के रूप में यहां पर फैली हुई रहती है। ये कुंडलित नलिका इस प्रकार नीचे घूमकर फिर से कुंडलित रूप में हो जाती है। यह अंत में चलकर संग्रहित नलिका से जुड़ी हुई रहती है। यहाँ पर देखना है चित्र में जो प्याले नुमा आकृति है उसे अपन क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। ये बोमेन संपुट आगे चलकर कुंडलित रूप में नलिका के रूप में बदल जाता है, इसे कहते हैं कुंडलित नलिका। और इसे जो नीचे की ओर अपने को अलग संरचना में दिखाई देता है, इसे अपन कहते हैं हेनले लूप। हेनले लूप में 2 भुजाएं हो गई। एक भुजा को अपन कहते हैं अवरोही भुजा। इस भुजा को अपन क्या कहते हैं? अवरोही भुजा। और दूसरी भुजा कहलाती है आरोही भुजा। फिर से ये नली कुंडलित रूप में आ जाती है, इसे भी अपन कहते हैं कुंडलित नलिका। ये कुंडलित नलिका 2 हो गई। यहाँ पर समीप में भी कुंडलित नलिका हो गई और ये भी कुंडलित नलिका हो गई। इनको अपन अलग करें तो इस प्रकार से इनको याद रख सकते हैं। ये समीपस्थ, ये तो कौन सी हो जाएगी? समीपस्थ। और ये हो जाएगी दूरस्थ। तो अपन कह सकते हैं ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है और ये है दूरस्थ कुंडलित नलिका। और अंत में चलकर ये नलिका खुलती है संग्रहित नलिका। यहां पर शुरुआत में अपन ने देखा था बोमेन संपुट। इस बोमेन संपुट में
धमनियों का जाल बना हुआ रहता है, धमनियां आकर खुलती है, एक धमनी आकर खुलती है, इससे कहते हैं अभिवाही धमनी। क्या कहते हैं? अभिवाही धमनी। और एक वाहिनी निकलती है, उसे कहते हैं अपवाही धमनी। यहां पर देखना, अभिवाही धमनी का व्यास अधिक होता है और अपवाही धमनी की वनिस्पत, अर्थात अभिवाही धमनी व्यास में मोटी होती है और अपवाही धमनी व्यास में छोटी होती है। इन दोनों वाहिनियों का यहाँ पर एक गुच्छा पाया जाता है और इस गुच्छे को अपन कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। यहां से ही इसके आगे जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है, हेनले लूप है, इसकी दो भुजाएं आरोही व अवरोही भुजा है, कुंडलित नलिका है, संग्रहित नलिका है। यहां से ही मूत्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। पूरे तंत्र में, उत्सर्जन तंत्र में देखें तो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। और उस प्रक्रिया को अपन देखें, यहाँ पर अभिवाही धमनी में रक्त आता है। जैसे ही अभिवाही धमनी का रक्त आएगा, यहाँ पर इन धमनियों का गुच्छा पाया जा रहा है और बाहर निकलने के लिए क्या होती है? अपवाही धमनी। अभिवाही धमनी का व्यास अपन ने देखा था मोटा है और यहाँ पर अपवाही धमनी का व्यास कम है। तो देखना, यहां से अधिक रक्त आएगा और जाते समय क्या होगा? कम रक्त बाहर जाएगा। तो बीच में क्या बच गया? कुछ भाग तो बचेगा। अरे ज्यादा आएगा और कम जाएगा, इसका मतलब कुछ भाग बच गया। और उस कुछ भाग में क्या क्या बचता है अपन देखें। जल, मुख्यतः इसमें बचता है जल, यूरिया, लवण, एमिनो अम्ल, ये यहां पर बचते हैं। कुछ पोषक तत्व भी यहां पर निकल जाते हैं। अपन बात करें पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी बाहर निकल जाते हैं। यहां छनने के बाद में, ये बोमेन संपुट के पास में छनने के लिए चलनी नुमा आकृति बनी हुई होती है और इस चलनी से छनकर कहां पर चला जाता है? ये पूरा द्रव्य समीपस्थ कुंडलित नलिका में। यहाँ पर इस समीपस्थ कुंडलित नलिका से होते हुए हेनले लूप, हेनले लूप से दूरस्थ कुंडलित नलिका, अर्थात इन नलिकाओं के पास में भी रक्त वाहिनियों का जाल फैला रहता है। और इन नलिकाओं का प्रमुख कार्य होता है कि यहाँ से जो आवश्यक पोषक तत्व है, इस नलिका से निकालकर किस में डालना? रक्त वाहिनियों में डालना। तो जितने भी पोषक तत्व हैं, इसमें देखा जाए जल हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, लवण भी आवश्यक होते हैं, एमिनो अम्ल भी आवश्यक होते हैं। तो इन सब का लगभग 90% भाग यहाँ पर अवशोषित कर लिया जाता है और शेष बचा जो यूरिया है, यूरिया को आगे की तरफ धकेल दिया जाता है और इसमें चला जाता है संग्रहित नलिका में। इस संग्रहित नलिका में अनेक इस प्रकार के नेफ्रॉन जुड़े हुए रहते हैं, जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अनेक नेफ्रॉन आकर जुड़ते हैं और ये एक जगह एकत्रित होकर वृक्क की अनेक संग्रहित नलिकाओं से एक जगह एकत्रित होकर वृक्क द्वारा मूत्र है, मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्राशय में पहुंच जाता है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की जो मुख्य भाग अपन ने देखा था बोमेन संपुट, बोमेन संपुट से यहाँ पर निकला है और जो आवश्यक पोषक तत्व है वो तो वापस किस में चले गए? रक्त वाहिनी में चले गए। और जो अपशिष्ट है, अपशिष्ट के रूप में यूरिया है और यूरिया के साथ में कुछ मात्रा में जल है, वो संग्रहित नलिका में चला जाएगा और संग्रहित नलिका से शरीर से बाहर निकलने की अपन ने प्रक्रिया देखी थी। संग्रहित नलिका से वृक्क में एकत्रित, वृक्क के पेल्विस भाग में एकत्रित होकर मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्राशय में चला जाता है और मूत्राशय द्वारा अपन स्वैच्छिक क्रिया द्वारा इसको शरीर से बाहर निकाला जाता है।